हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी को गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने स्मार्ट परिवार में। दोस्तों, हम लोग राजस्थान जीके की है ना कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर की बहुत सारी क्लासेस इस चैनल पर लाने वाले हैं। जो हमारा सेशन चल रहा है उसी की कड़ी में आज हम लोग आपके लिए राजस्थान इतिहास की एक महत्वपूर्ण क्लास लाई है, जिसमें आपके एक हम जैसा कि आपको पता है टॉपिक वाइज क्लासेज ला रहे हैं, है ना। तो आज राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत, है ना, उनसे रिलेटेड बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो ताकि उनको भी हमारा चैनल दिख जाए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब जुड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे इस क्लास से। ये रहा हमारा पहला प्रश्न, देखिएगा प्यारे दोस्तों। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है, बताइए दोस्तों, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है वो कौन सा है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो आपको बताना है राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है। तो दोस्तों बरली इसका करेक्ट आंसर होगा। बरली राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। दूसरा देखिए प्रश्न, अपराजित के शिलालेख का रचनाकार है। दोस्तों, जो अपराजित का शिलालेख है, अपराजित के जो शिलालेख है उनका रचनाकार कौन है। तो उनका रचनाकार है दोस्तों दामोदर। कौन है भाई? दामोदर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा भाई, गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के शासन काल के बारे में हमें जानकारी किस शिलालेख से मिलती है। दोस्तों देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय, उसके शासन काल में जो जानकारी हमें मिलती है वो कौन से शिलालेख से मिलती है। तो वो मिलती है पुष्कला शिलालेख से। कौन सा? पुष्कला शिलालेख। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुष्कला शिलालेख। अगला भाई देखिए, अगला देखो, रावशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे। दोस्तों आपको पता है कि जो बहुत तरह के सिक्के चलाए गए, अपनी अपनी रियासतों ने अपने अपने अलग अलग सिक्के चलाए, ठीक है। तो आपको बताना है कि रावशाही सिक्के थे, कौन से शाही? रावशाही सिक्के कौन सी रियासत से के प्रचलित है। तो दोस्तों ये कौन सी रियासत है? अलवर रियासत। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अलवर रियासत। अगला देखिए भाई, झाड़शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित थे। अभी हमने बात करी अलग अलग रियासतों के अपने अलग अलग सिक्के थे और उनके अलग अलग पहचान थी, उनका अलग नाम था। तो हमें पूछ रहा है झाड़शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित थे। तो ये कौन सी रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों ध्यान रखना, जयपुर से। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? डोडिया क्या है? आपको बताना है दोस्तों, जो डोडिया है वो क्या है। बताओ भाई, 4 ऑप्शन आपके सामने है, डोडिया क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जैसलमेर रियासत में जो तांबे के सिक्के चले थे वो है डोडिया। तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर रियासत में तांबे का सिक्का था डोडिया। अगला प्रश्न देखिए भाई, तमसा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या आदि क्या है? बताओ भाई, तमसा शाही, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही आदि क्या क्या है? बताओ क्या है ये सब। तो दोस्तों सीधा सा है, ये शाही है, शाही नाम लिखे पड़े हैं तो सिक्के ही होंगे। तो ये रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं। क्या है? रियासतों में, अलग अलग रियासतों में प्रसिद्ध सिक्के हैं। तमसा शाही पूछा जा सकता है, मदन शाही, कटार शाही, डब्बू शाही, है ना। ये क्या है? अलग अलग रियासतों में प्रचलित सिक्के हैं। तो आपका
सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शहर शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है? आपको बताना दोस्तों, जो शहर शाही सिक्के थे, शहर शाही सिक्के किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सी रियासत से संबंधित है? बूंदी रियासत से संबंधित है। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बूंदी रियासत से संबंधित है आपके, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए भाई, बिजोलिया शिलालेख के रचयिता है कौन है भाई? बिजोलिया शिलालेख बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिजोलिया शिलालेख का जो रचयिता था कौन था, बताइए कौन था? गुणभद्र था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बिजोलिया शिलालेख के जो रचयिता थे वो गुणभद्र है। अगला प्रश्न देखो भाई, सिरवी का शिलालेख किस काल का है? आपको बताना दोस्तों, जो सिरवी का शिलालेख है किस काल से संबंधित है या कौन से काल का है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये 1273 का है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1273, है ना। सिरवी का शिलालेख कब का है? 1273 का। अगला देखो, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख किस संबंधित है? बताइए, श्रृंगी ऋषि का जो शिलालेख है वो किससे संबंधित है? ये दोस्तों किससे संबंधित है? कमेंट सेक्शन में जवाब तो आने चाहिए ना भाई। किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ के महाराणाओं की उपलब्धियां हैं इस श्रृंगी ऋषि के शिलालेख में। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेवाड़ के जो महाराणा थे उनकी उपलब्धियों से संबंधित शिलालेख पूछे तो बता देना कौन सा शिलालेख? श्रृंगी शिलालेख, श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, है ना। अगला देखो भाई, रणकपुर प्रशस्ति के लेखक है। रणकपुर प्रशस्ति के लेखक कौन है? बताओ भाई कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसके कौन है? देपाक है, सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देपाक, इसके ऊपर स्टार लगा लो भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कई बार एग्जाम में पुटअप हो जाता है। रणकपुर प्रशस्ति, यहाँ रणकपुर के जो जैन मंदिर है ना, तो आपको बताना इसके जो प्रशस्ति के लेखक है वो है भाई आपके देपाक। कौन है? देपाक है। तो अगला प्रश्न देखो भाई, कृति स्तंभ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार यानी कि इसके जो रचनाकार है वो कौन है? कृति स्तंभ प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो कौन है? दोस्तों आपको पता ही है, ये तो कवि अत्रि। कौन? कवि अत्रि और उनके पुत्र थे महेश भट्ट। ये दो इनके लेखक है। कौन? अत्रि और महेश भट्ट। कौन है? कवि अत्रि और महेश भट्ट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, किस प्रशस्ति में मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वारा मुगलों से की गई संधि का उल्लेख मिलता है? दोस्तों कौन सी प्रशस्ति है जिसमें मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के द्वारा जो मुगलों के साथ संधि की गई थी उसका उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों ये है राज प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राज प्रशस्ति। अगला देखो, नाथ प्रशस्ति किस मंदिर में उत्कीर्ण है? दोस्तों जो नाथ प्रशस्ति है, कौन सी प्रशस्ति? नाथ प्रशस्ति, ये कौन से मंदिर में उत्कीर्ण है? यहाँ पर कहाँ पर है? तो बताओ कहाँ पर है मेरे प्यारे दोस्तों, बताइएगा। तो ये है लकुलिस मंदिर के अंदर है। कहाँ पर है दोस्तों? लकुलिस मंदिर। तो इसी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? लोहा बनाने की कैसी प्राचीनतम भट्टियाँ किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है दोस्तों? ये सुनारी से हुई है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुनारी। अगला देखिएगा, प्राचीन भारत का टाटा नगर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? बताइएगा, चार ऑप्शन आपके सामने। किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, ये रेड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेड सभ्यता को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है ना। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई,
रंग महल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? कौन सी? रंग महल सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये किसने किया? हेनरीड ने किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हेनरीड। इसमें लिखा हन्ना रीड, एक ही बात है, हेनरीड आ सकता है आपके ऑप्शन में, या हन्ना रीड भी आ सकता है, या हेनरीड, है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है ना। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल को कालीबंगा प्रथम कहा जाता है? किसको कहते हैं? तो ये सौथी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सौथी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, यूनानी संस्कृति से संबंधित अवशेष किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यूनानी संस्कृति से रिलेटेड जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं दोस्तों? तो वो बेराट से हुए हैं। कहाँ से हुए हैं? बेराट से। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? बेराट सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया? तो ये किसके द्वारा करवाया? दयाराम साहनी के द्वारा। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दयाराम साहनी के द्वारा बेराट सभ्यता का उत्खनन कार्य करवाया गया। अगला देखो, मिट्टी की बनी सांड की आकृतियां किस स्थल पर मिली है? मिट्टी की बनी किसकी सांड की आकृतियां वो कहाँ पर मिली है? तो बताइए वो कहाँ पर मिली है? वो मिली है दोस्तों बालाथल के अंदर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बालाथल। अगला देखिएगा, आदि मानव की सभ्यता के 3 युगों के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? दोस्तों जो आदि मानव की सभ्यता के 3 युगों के अवशेष है ना, वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? तो वो आपके मिले हैं बागोर सभ्यता से। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बागोर। अगला देखो प्रश्न भाई, विशाल यक्ष प्रतिमा किस स्थल से प्राप्त हुई है? विशाल यक्ष प्रतिमा है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है नोह से। कहाँ से हुई है? नोह। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखो, प्राचीन सीवी जनपद के सिक्के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों किस स्थल से प्राप्त हुए हैं सीवी जनपद के सिक्के? तो ये तो आपको सबको पता है, किससे प्राप्त हुए हैं? नगरी से। नगरी का ही आपको दूसरा नाम मिलता है मध्यमी का। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये सीवी जनपद की राजधानी रही होगी। सीवी जनपद की क्या राजधानी रही होगी? तो ये कौन सा कहाँ से मिले हैं? सीवी जनपद के सिक्के नगरी से मिले हैं। इसी का दूसरा नाम आपको कहीं कहीं मध्यमी का भी मिलेगा। अगला देखो, कुबड़े बेल की आकृतियाँ किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? कुबड़े बेल की आकृतियाँ किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई हैं दोस्तों? तो ये कहाँ से हुई है? कुरडा से। कहाँ से? कुरडा से हुई है। तो आप सॉरी दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? जोधपुरा से हुई है ना, कुरडा से नहीं, है ना। कहाँ से? जोधपुरा से हुई है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जोधपुरा। अगला प्रश्न देखो भाई, मछली पकड़ने के कांटे किस स्थान से मिले हैं? बताओ दोस्तों, जो मछली पकड़ने के कांटे हैं ये कहाँ से मिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना। ये कहाँ से मिले हैं दोस्तों? गणेश्वर से मिले हैं। मछली पकड़ने के कांटे गणेश्वर से मिले हैं। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखो, आहाड़ संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल है। आहाड़ संस्कृति से संबंधित दोस्तों कौन सा पुरा स्थल रहेगा? तो ये है औजियाना। कौन सा स्थल है? औजियाना। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, औजियाना। अगला देखो, प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष किस स्थान पर मिले हैं? प्राचीन औद्योगिक नगरी या औद्योगिक बस्ती के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो वो मिले हैं आपके इसवाल पर। कहाँ पे? इसवाल पर मिले स्थान। कौन सा स्थान है? इसवाल। और यहाँ पर कैसे मिले हैं? औद्योगिक बस्ती के अवशेष मिले हैं, और वो भी कैसे? प्राचीन औद्योगिक बस्ती के अवशेष। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसवाल।
अगला देखो, राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा किस स्थान पर मिली है? कहाँ पर मिली है अलंकृत गुफा? तो ये तो मिली है बांका गांव के अंदर। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांका गांव। ध्यान रखना दोस्तों, याद करते जाना साथ साथ में। अगला देखो, संस्कृत साहित्य में बहुधान्यदायक क्षेत्र शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए उपयोग किया गया है? दोस्तों, बहुधान्यदायक क्षेत्र का शब्द किस सभ्यता के लिए उपयोग में लिया गया है? तो ये दोस्तों किसके लिए लिया है? कालीबंगा के लिए लिया गया है। बहुधान्यदायक क्षेत्र किसके लिए उपयोग में लिया है? कालीबंगा सभ्यता के लिए। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई, पाषाणकालीन क्षत्रिय शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। कैसे पाषाणकालीन क्षत्रिय शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं भाई बताओ? तो ये कहाँ से हुए हैं? दर से हुए हैं। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दर। अगला प्रश्न देखिएगा, सुए के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म किस स्थल से प्राप्त हुआ है? सुए के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म जो प्राप्त हुए हैं वो कौन सा स्थान है? ये है सोनू क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सोनू क्षेत्र। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिएगा, पाषाणकालीन कौन सा? पाषाणकालीन कुल्हाड़ी किस स्थल से प्राप्त हुई है? पाषाणकालीन कुल्हाड़ी मिली है दोस्तों, वो कौन से स्थल से मिली है? तो ये कहाँ से मिली है? ओला से मिली है प्यारे दोस्तों। कहाँ से? ओला से। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है? किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग? कहाँ से मिली है? तो ये ध्यान रखना, गरदड़ा से मिली है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गरदड़ा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गरदड़ा। अगला प्रश्न देखो, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति है वो किस स्थल से प्राप्त हुई है? बताइए किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों ये महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्ति आपके नैनवा से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नैनवा। अगला प्रश्न देखो भाई, मंदोदरी कौन सी दरी? मंदोदरी की संवरी कहाँ स्थित है? मंदोदरी की संवरी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? अरे दोस्तों, मंदोदरी कौन थी? वही जो अपने जो रावण जी थे ना, उनकी मिसेज, नहीं कि हमारे यहीं से थी, राजस्थान से थी। अब राजस्थान में कहाँ से थी? जोधपुर में मंडोर से थी। तो अब मंडोर की थी मंदोदरी, यहाँ इसका नाम मंडोदरी भी मिलता है। ये रावण की शादी कहते हैं यहाँ पर मंडोर में की गई थी। कहाँ पर? मंडोदरी से की गई, मंडोर में। तो मंडोर में की गई तो मंडोदरी की संवरी कहाँ से मिलेगी भाई? मंडोर से ही मिलेगी फिर तो ये आपका मंडोर, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला देखिए प्रश्न, गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है। गुरु शिष्य की जो मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है भाई? कहाँ से हुई है? रंग महल से हुई है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, रंग महल से गुरु शिष्य की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, आमेर लेक में कस्वा राजवंश को क्या कहा गया है? दोस्तों जो आमेर लेक है ना, उसमें जो कस्वा राजवंश है उससे आपको पता क्या कहा है? अगर पता हो तो कमेंट सेक्शन में फटाफट जवाब दो। दोस्तों आपको पता है क्या कहा है? आमेर जो लेक है उसमें कस्वा राजवंश को कहा है रघुवंशी तिलक। कैसा? रघुवंशी तिलक कहा गया है। इस बात का ध्यान रखना, आमेर लेक में कछवा वंश को क्या कहा है?
रघुवंशी तिलक कहा गया है। अगला प्रश्न देखो भाई, फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है? कौन सी भाषा दोस्तों? फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख कौन सा है जो राजस्थान से प्राप्त हुआ है? कौन सा लेख है भाई? तो दोस्तों ये अजमेर का लेख। कौन सा लेख? अजमेर का लेख है। ये फारसी भाषा का सबसे पुराना लेख है जो राजस्थान में मिला है। अगला प्रश्न देखो भाई, एकलिंग महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार है। दोस्तों जो एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ, इसका रचनाकार कौन है? तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका रचनाकार कौन है? कान्हा व्यास। कौन? कान्हा व्यास इसके रचनाकार है। किसके? एकलिंग महात्म्य के। अगला प्रश्न देखो भाई, हमीर महाकाव्य के रचनाकार है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? बताओ, ये तो सबको आता ही है। कौन है भाई? ये है नयन चंद्र सूरी। कौन है? नयन चंद्र सूरी। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचनाकार है। अगला प्रश्न देखो भाई, नैनसिरी ख्यात। कौन सी ख्यात? नैनसिरी ख्यात किस राजवंश से संबंधित रचना है? नैनसिरी ख्यात वैसे लिखा किसने? सबको पता है, मुणोत नैनसी ने लिखा। और ये किस राजवंश की रचना है? तो बताओ किस राजवंश की है? तो ये राठौड़ राजवंश की रचना है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, श्यामल दास की ख्यात। कौन सी ख्यात? श्यामल दास की ख्यात में किस राजवंश का इतिहास लिखा गया है? श्यामल दासरी ख्यात, यहाँ श्यामल दास की ख्यात राजवंश बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है उसका इतिहास लिखा है। किसका? बीकानेर का जो राठौड़ राजवंश है उसका इतिहास है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखो भाई, वह फारसी ग्रंथ जिसमें हमें चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन के आक्रमणों का विवरण मिलता है। कौन सा फारसी ग्रंथ है जिसमें हमें पता चलता है कि भाई चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किए थे? वो कौन सा ग्रंथ है भाई? तो यह खजाइनुल फतू। खजाइनुल फतू। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद मुगल बादशाह हुमायूं ने मारवाड़ के शासक मालदेव से सहायता मांगी। इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? शेरशाह सूरी से पराजित हो गया कौन? मुगल बादशाह हुमायूं। उसके बाद इसने मारवाड़ के शासक मालदेव से सहायता मांगी। ऐसी जानकारी आपको कौन से ग्रंथ से मिलती है? कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो ये हुमायूं नामा से मिलती है। कौन से नामा? हुमायूं नामा से आपको ये जानकारी मिलती है। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख फसलों का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? राजस्थान की प्रमुख जो फसलें हैं उसका उल्लेख आपको कहाँ पर मिलता है या कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है आपका अकबरनामा के अंदर। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की प्रमुख फसलों का उल्लेख जो कि आपको अकबरनामा के अंदर मिलेगा। कौन से ग्रंथ में मिलेगा? अकबरनामा में। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, परवाना बहिया किस रियासत से संबंधित है? परवाना बहिया जो कि किस रियासत से संबंधित है? तो दोस्तों ये परवाना बहिया जोधपुर रियासत से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो भाई, ढिंगला। कौन सा? ढिंगला, त्रिशूलिया, सांदोड़ी, गधिया, भिड़िया आदि किस रियासत से संबंधित सिक्के रहे हैं? दोस्तों ये सिक्के कौन सी रियासत से संबंधित है? ये आपके मेवाड़ रियासत से संबंधित सिक्के हैं। ढिंगला है, त्रिशूलिया है, सांदोड़ी है, गद्दिया है, भिड़रिया है। ये सब
मेवाड़ रियासत से संबंधित सिक्के हैं, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो भाई, आज का हमारा इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? माणिक्यलाल वर्मा जनजाति शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1983 के अंदर, 1983। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1983। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आज देख लो 50 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पुटअप होगा तो इन 50 क्वेश्चन में से ही पुटअप होगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने सब डिस्कस कर लिए हैं, है ना। तो एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, है ना। तो इस तरह से आपका प्यार और स्नेह है वो हमेशा हमेशा दोस्तों बना रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप अच्छे से पढ़ाई करें रात में, है ना, रात का समय अच्छा होता है, तो अच्छे से पढ़ाई करें और बहुत आगे जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय।